प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभिमन्यु की रावी के साथ सगाई हो रही थी। उसकी इस सगाई से कोई खुश नहीं था। तपस्या के कमरे में मौजूद पार्थ, उन्नति, हेजल और गौरव को इस बारे में पता चल चुका था कि अभिमन्यु और तपस्या एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब तपस्या ने उन सबको सगाई में चलने की बात कही तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। क्या तुम पार्टी में सबके सामने अभिमन्यु के लिए अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? गौरव ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फ़िलहाल के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। हम इस सगाई को नॉर्मल तरीके से अटेंड करेंगे, तपस्या ने जवाब दिया। आप दोनों इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वहाँ अभिमन्यु भाई तो यहाँ आप। तुमने उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया और ये सगाई हो गई तो वह तुमसे बहुत गुस्सा होंगे। फिर उन्हें मनाना आसान नहीं होगा, उन्नति ने कहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसे बहुत गुस्सा आएगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है उसे कैसे मनाना है। अब चलो सगाई के लिए तैयार होकर चलते हैं। तपस्या उनके सामने काफ़ी सामान्य तरीके से बर्ताव कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे इन सब से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जैसी तुम्हारी मर्जी, पार्थ ने जवाब दिया। चलो गौरव, हम अपने रूम में चलकर तैयार होते हैं। यहाँ किसी को हमारी बात सुननी तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा कुछ कहकर। गौरव और पार्थ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हेजल और उन्नति ने तपस्या की तरफ देखा। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, क्यों सबके सामने सब ठीक होने का ड्रामा कर रही है? हेजल ने उनके जाते ही कहा। तो और क्या करूँ? मैं तुम लोगों को अभी बता भी नहीं सकती कि मेरा अभिमन्यु को सब बताना हम सबको किसी मुसीबत में डाल सकता है। मैंने कहा ना, रात को हम सब बैठकर बात करेंगे और फिर ही अभिमन्यु और अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचूंगी। प्लीज़ तब तक इस बारे में कोई बात मत करना, तपस्या ने सख्ती से कहा। ठीक है, फिर तैयार होते हैं, उन्नति ने बात को बदला। वह तीनों सगाई में जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्नति ने डिजाइनर पेस्टल ग्रीन कलर का लहंगा पहना था तो हेजल ने पिंक कलर का इवनिंग गाउन पहना था। इन सब से अलग तपस्या ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी। उन लोगों के तैयार होने के बाद उन्नति ने तपस्या की तरफ देखकर कहा, आई विश कि कोई मैजिक हो और आज अभिमन्यु की सगाई रावी के बजाय तुमसे हो जाए। उसकी बात सुनकर तपस्या हल्का सा मुस्कुराई और जवाब में कहा, पहले तो मैं भी मैजिक वगैरह में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे इस महल में आने के बाद इतना ज़रूर यकीन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उस कुछ भी में हमारी तप्पू को प्यार हो गया, वह भी सिर्फ 1 हफ्ते में। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? हेजल ने हंसकर कहा। मुझे समझ नहीं आता, तुम दोनों घूम फिर कर मेरे और अभिमन्यु पर क्यों आ जाती हो? तपस्या ने आंखें घुमाकर कहा। बहुत हो गई बातें, अब नीचे चलते हैं, इससे पहले कि कोई और हमें बुलाने के लिए ऊपर आए। तुम्हें बड़ी जल्दी लगी है अभिमन्यु भाई की सगाई की। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इस वक्त मन ही मन जल रही होती, उन्नति ने कहा। अरे, अगर इसे फ़र्क पड़ भी रहा होगा तो ये हमें थोड़ी ना बताएगी। अब अभिमन्यु के सामने रफ टफ होने का ड्रामा भी तो करना है, उन्नति का साथ देते हुए हेजल बोली। इस बार तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे से बाहर जाने लगी। उसे नीचे जाता देख उन्नति और हेजल तेज़ी से चलते हुए उसके पीछे आए। अरे, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम तो खामखा सीरियस हो गई, उन्नति ने उसके पास आकर कहा। और चिंता मत करो, हमारे रहते हुए अभिमन्यु किसी और का नहीं हो सकता।
वह तो हमारे जीजू ही बनेंगे, हेजल ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर तपस्या चिढ़कर बोली, नेक्स्ट टाइम मुझसे तभी बात करना जब तुम्हारी बातें अभिमन्यु से अलग हो। तपस्या धीमे कदमों से चलते हुए नीचे हॉल में पहुंची, जहां अभिमन्यु और रावी की सगाई हो रही थी। ज़्यादातर इस तरह के प्रोग्राम शाम के समय रखे जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु और रावी की सगाई होने तक रात के 9 बज चुके थे। इतने दिनों में पहली बार प्रताप सिंह महल में आए लोगों से रूबरू होने जा रहे थे। सगाई में उपस्थित होने के लिए वह तैयार हो रहे थे। वह अपने कमरे में लगे शाही सोफे पर बैठे थे, जबकि उनके आसपास उनकी 3 पत्नियां उन्हें तैयार कर रही थी। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के चेहरे पर एक अलग ही चमक और होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। उन्हें मुस्कुराता देख प्रताप सिंह ने पूछा, हम आप तीनों के चेहरे की खुशी को महसूस कर सकते हैं, पर इस मुस्कुराहट के पीछे का राज कुछ और ही है, जो आज हमें समझ नहीं आ रहा। आज हमने उसे देखा था। उनमें से सबसे बड़ी रानी सुभद्रा बोली। सुभद्रा की बात सुनकर प्रताप सिंह ने हैरानी से पूछा, किसे देखा था आपने? उसी चंद्रवंशी को, जिसकी शादी हमारे वंशज में होने वाली है। इस बार सुनैना ने जवाब दिया। सुकृति, जो सबसे छोटी थी, वह उत्साहित होकर बोली। उसके चेहरे पर बहुत तेज और शरीर में उसी प्रकार की दिव्य ऊर्जा का संचरण है जो किसी जमाने में राजकुमारी तपस्या में हुआ करता था। अब हमें समझ आ रहा है कि आपने उसे देखते ही कैसे पहचान लिया। उस ऊर्जा को तो कोई भी महसूस कर सकता है। इस बार हमारी बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बार हम 100% निश्चित हैं कि हमारे हाथ चंद्रवंशी ही लगी है। बस अब तो जल्द से जल्द ये विवाह होना बाकी है, सुभद्रा ने आगे कहा। उनकी बातें प्रताप सिंह को आश्चर्य में डाल रही थी। आपने उन्हें कब देखा? आप तीनों जानती हैं ना, महल में आप तीनों की सीमाएं तय हैं, फिर आप उसे कैसे देख सकती हैं? वह आज सुबह के समय इस कमरे में आई थी, तब हमने उन्हें देखा था। उनके साथ एक और लड़का था, उसकी ऊर्जा भी अद्भुत नज़र आ रही थी। उसके साथ में हमारा छोटा वंशज मौजूद था, सुनैना ने बताया। हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे कक्ष में कौन प्रवेश कर सकता है? जरूर आप तीनों को कोई गलतफहमी हो गई होगी। प्रताप सिंह को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में उस कमरे में कोई आ सकता है। हम इंसान नहीं हैं जो हमें गलतफहमियां होंगी। वह लड़की चंद्रवंशी ही थी और वह वही लड़की है जिससे अभिमन्यु की शादी होने वाली है, सुनैना ने कहा। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए सुभद्रा बोली, हमने आपसे कहा था ना, जब भी वह लड़की अभिमन्यु के पास आती है तब अद्भुत ऊर्जा का संचरण होता है। उसी के साथ इस महल की बाकी चंद्रवंशी बहुएं जागृत होने की कोशिश करती हैं। जब वह दोनों विवाह बंधन में बंधने के बाद एक हो जाएंगे, उसके बाद कयामत की रात आएगी, वह रात जिसका इंतजार हमें सदियों से था। सुभद्रा, सुनैना और प्रताप सिंह के बीच बहस देखकर सुकृति बीच में आई। उसने बात को संभालते हुए कहा, आप आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? ना तो स्वामी गलत है और ना ही हम। हमने उन्हें बात करते सुना था, वह यहाँ छुप कर आई थी। हमें अपने कमरे का पहरा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे कोई छुपकर हमारे कमरे में आ सकता है? अगर उन्हें कुछ पता चल जाता तो? प्रताप सिंह गुस्से में बोले। इस वक्त यह बातें करने का सही समय नहीं है। सगाई होने वाली है। हम आपको सगाई की अंगूठी देते हैं। इस अंगूठी को पहनने के बाद वह चंद्रवंशी हमारे वश में हो जाएगी और हम रात्रि के समय उसे यहाँ बुलाकर उसके शरीर की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। सुभद्रा ने उसे सारी बात समझाई और अपने हाथ की बड़ी सी हीरे की अंगूठी निकालकर प्रताप सिंह को थमा दी। पिछली बार राजकुमारी तपस्या के साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया था,
फिर यह सब अचानक? प्रताप सिंह ने हैरानी से पूछा। इस बार हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। राजकुमारी तपस्या के वक्त भी शादी की कुछ पवित्र क्रिया करते वक्त उनके शरीर पर धागे वगैरह बांधे गए थे। उस वजह से हम उन्हें बस में नहीं कर पाए थे, सुकृति ने बताया। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनैना ने कहा, इस बार हम चंद्रवंशी को पहले ही अपने वश में करके प्रक्रियाओं की शुरुआत कर देंगे, ताकि शादी के बंधन में बंधने के बाद उसकी सीधी बलि दी जा सके। बाकी क्रियाओं के लिए हमें समय व्यर्थ नहीं करना पड़े। प्रताप सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उन्होंने उस अंगूठी को एक बॉक्स में रखा। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पहले आपने हमारे वंश को नष्ट होने से बचाया, फिर हमें इतने सालों तक जीवित रखा और आज भी हमारे लिए यह सब कुछ कर रही हैं। हम तीनों आपसे शादी के पवित्र बंधन में बंधी हैं और हमेशा आपका साथ निभाने का वादा किया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम आप पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले स्वामी, सुनैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर प्रताप सिंह ने पलकें झपकाकर हामी भरी। अपनी तीनों पत्नियों से विदा लेकर प्रताप सिंह नीचे पहुँचे। जैसे ही प्रताप सिंह कमरे के बाहर पहुँचे, सुनैना, सुभद्रा और सुकृति फिर से तीनों मूर्तियों में बदल गई। नीचे अभिमन्यु की सगाई का प्रोग्राम चल रहा था। अभिमन्यु रावी के पास खड़ा था, जबकि बाकी के घर वाले उन्हें घेर कर खड़े थे। अभिमन्यु और रावी ने एक दूसरे से मैच करते हुए गोल्डन मेहरून ड्रेस पहनी थी। अभिमन्यु के इस शादी के लिए तैयार हो जाने की वजह से उसके पिता रविंद्र प्रताप सिंह काफ़ी खुश थे। वह उसके पास आकर बोले, हमें खुशी है कि इस बार तुमने हमारी बात को माना और इस शादी के लिए तैयार हो गए। हाँ, हमारे कैरियर के मामले में आपको ज़बरदस्ती करने का मौका नहीं मिला, तो ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले में आपने अपनी जिद चला ही ली, अभिमन्यु ने रूखे तरीके से जवाब दिया। रविंद्र प्रताप सिंह को उसका बेरुखी से बात करना पसंद नहीं आया। बात को संभालते हुए अभिमन्यु के चाचा दीपक सिंह ने कहा, कोई नहीं भाई साहब, बच्चा है, आज नहीं तो कल समझ ही जाएगा। हम भी तो कहाँ अपनी शादी के लिए तैयार थे, पर वक्त के साथ हमने भी समझौता किया ना। हाँ, आप लोगों ने समझौता ही तो किया है और वही समझौता आप मुझसे करवा रहे हैं, अभिमन्यु ने कहा। देख रहे हो दीपक, तुम जिसे बच्चा कह रहे हो, आज वो इतना बड़ा हो गया है कि हम दोनों से जुबान लड़ा रहा है। इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रविंद्र प्रताप ने कहा और वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। आर्मी तो इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है अभिमन्यु, पर तुम इतने बदतमीज कब से हो गए कि अपने बड़ों से ऐसे बात करोगे? तहजीब तक भूल गए, दीपक सिंह ने कहा। उसी दिन से, जिस दिन से हमारे बड़ों ने हमारी खुशी के खिलाफ जाकर डिसीजन लेने शुरू कर दिए, अभिमन्यु ने उसी बेरुखी से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर दीपक सिंह ने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से वह भी दूसरी तरफ चले गए। कुछ देर बाद जैसे ही तपस्या, उन्नति और हेजल नीचे पहुँची, साक्षी ने उन्हें देखते ही कहा, चलो तुम तीनों को नीचे आने की फुर्सत तो मिली भाई। इतनी देर तो हमारे दूल्हा दुल्हन ने भी नहीं लगाई जितनी इन तीनों महारानियों ने लगाई है। तो शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही थोड़ी ना खास होते हैं भाभी, कई बार थोड़ी बहुत फुटेज बाकी लोगों को भी मिल ही जाती है। जिन्हें नहीं मिलती वह इस तरह छीन लेते हैं, कार्तिक ने उन्नति को चिढ़ाते हुए कहा। जवाब में उन्नति ने उसकी तरफ मुंह बनाया। अभिमन्यु तपस्या से नजरें फेर कर खड़ा था। उसने एक बार उसकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि तपस्या की नज़रें अभिमन्यु पर ही टिकी थी। उसकी बेरुखी देखकर तपस्या का दिल भारी होने लगा। तुम क्यों कर रहे हो ये अभिमन्यु? सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए? तो हो जाओ खुश, मैं परेशान हो गई हूँ, तपस्या ने अपने मन में कहा। अच्छा भाभी, सब आ ही गए हैं तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। वैसे भी काफ़ी देर हो गई है,
जानकी ने उर्मिला से कहा, सब तो आ गए हैं, लेकिन अभी बड़े दादासा का आना बाकी है। सगाई की अंगूठियां भी उन्हीं के पास हैं, उर्मिला ने जवाब दिया। उर्मिला के मुंह से बड़े दादासा का नाम सुनकर तपस्या और पार्थ सतर्क हो गए। उन्होंने इशारे से एक दूसरे से प्रताप सिंह पर नज़र रखने को कहा। तपस्या अब अभिमन्यु के बजाय प्रताप सिंह के आने की राह देखने लगी। उसका यह इंतजार लंबा नहीं चला। कुछ ही देर में प्रताप सिंह सगाई की अंगूठियों के साथ वहां आ पहुंचे थे। उसे देखते ही तपस्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास मौजूद लोग कहीं गायब हो गए हों और वह एक अंधेरे कमरे में थी जहां उसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह ही मौजूद थे।